नमस्कार दोस्तों, दृष्टि आईएएस के द्वारा 67वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए चलाए जा रहे 13वें प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यह वीडियो 13वें प्रैक्टिस सेट का पहला पार्ट है। इसमें 76 प्रश्नों को सॉल्व किया गया है, जो कि जनरल स्टडीज के प्रश्न हैं। बाकी के प्रश्नों को अगले पार्ट में सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला प्रश्न है, देशों की संख्या के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, एशिया जो है, एशिया दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है देशों की संख्या के अनुसार। वहीं पर अफ्रीका जो है, यह पहला सबसे बड़ा महाद्वीप है। सो प्रश्न विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस जल निकाय से नहीं गुजरती है? किस जल निकाय से नहीं गुजरती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, भूमध्य रेखा आर्कटिक महासागर से नहीं गुजरती है। बाकी के 3 महासागरों से, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर से भूमध्य रेखा गुजरती है। इसलिए विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जापान में किन महासागरीय धाराओं के मिश्रण से जापान के आसपास के समुद्र में मछली और अन्य समुद्री जीव बहुत समृद्ध हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, सुशीमा धारा के कारण ऐसा होता है। और यह जो सुशीमा धारा है, यह एक गर्म जलधारा है। सो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति युग्म अपने देश से सह-सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, सह-सुमेलित नहीं है। आइनू जो जनजाति है, यह पाकिस्तान की नहीं बल्कि आइनू जनजाति जापान में निवास करती है, जापान की यह जनजाति है। बाकी के विकल्प जो भी हैं वो सभी सही हैं। कलमिकिया जो है ये रूस की जनजाति है, मायोरी न्यूजीलैंड की जनजाति है और किर्गिज जो है ये किर्गिस्तान की जनजाति है। सो विकल्प बी जो है सही सुमेलित नहीं है और यह इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे डंकन दर्रा या पास को एक ही रहेगा, निम्नलिखित में से किसे डंकन दर्रा द्वारा अलग किया जाता है? सो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान को डंकन दर्रा के द्वारा अलग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जिलों का सही क्रम कौन सा है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, कच्छ, लेह और जैसलमेर। कच्छ का अगर क्षेत्रफल देखें तो 45,652 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर लेह का जो क्षेत्रफल है, लेह का क्षेत्रफल 45,110 वर्ग किलोमीटर और जैसलमेर का क्षेत्रफल जो है 39,313 वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प बी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है। सो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, मांड जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। वहीं पर सिंध, उट्टंगन और सेंगर जो है ये यमुना की छोटी सहायक नदियों की श्रेणी में आती हैं। अगर यमुना की बड़ी सहायक श्रेणियों की बात करें तो बड़ी सहायक श्रेणियों में सहायक नदियों की श्रेणियों में टोन्स, चंबल, हिंडन, बेतवा और केन इत्यादि नदियां आती हैं, जो यमुना की बड़ी सहायक नदियां हैं। और जबकि सिंध, उट्टंगन और सेंगर ये यमुना की छोटी सहायक नदियां हैं। अगर मांड की बात करें तो मांड जो है ये महानदी की सहायक नदी है। सो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में चाय उगाने वाला राज्य नहीं है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी राज्यों में चाय की खेती की जाती है, यानी चाय उगाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में चाय उगाए जाते हैं। तो विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द मोलासेस बेसिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह शब्द जो है बेसिकली मिजोरम राज्य के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। मोलासिस, मिजोरम को मोलासिस राज्य भी कहा जाता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में सही नहीं है? यह भारत का सबसे पुराना भौगोलिक क्षेत्र है। ये विकल्प जो है, ये कथन जो है ये सही है। यह आकार में मोटे तौर पर आयताकार है, ये गलत है। और जो गलत होगा वही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये मोटे तौर पर आयताकार है, नहीं, ये गलत है, आयताकार नहीं है, ये त्रिकोण के आकार का है। और यह लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में फैला हुआ है। ये भी गलत है और ये सही होगा, 20 नहीं, माफ कीजिएगा, यह लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में फैला हुआ है। गलत है, ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो विकल्प सी भी गलत है। प्रायद्वीपीय पठार एक अत्यधिक स्थिर क्षेत्र है, ये सही है। सो इस प्रश्न का सही आंसर जो है विकल्प ई उपयुक्त में से
एक से अधिक कथन सही नहीं है। सो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये विकल्प सी से, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, 44 है। अगर इसकी बात लंबाई की बात करें तो ये 3745 किलोमीटर लंबा है और उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक के फैला हुआ है, लंबा है। मतलब इसको कह सकते हैं कि ये उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक चलता है और इसकी लंबाई जो है 3745 किलोमीटर है। यह लगभग 11 राज्यों को आपस में जोड़ता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। यह संस्थान जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और बात करें राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्था की, तो इसकी स्थापना 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। और कब हुई थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल वन और वृक्ष आवरण कितने प्रतिशत है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, यह 24.56% है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में मैंग्रोव आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दिखाई है? किस राज्य ने? सो यह गुजरात राज्य ने मैंग्रोव आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दिखाई है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में किस प्रकार के पुरातात्विक स्रोत पाए जाते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि बिहार में ये सभी प्रकार के पुरातात्विक स्रोत पाए जाते हैं। नवपाषाण सांस्कृतिक स्रोत पाए जाते हैं, ताम्रपाषाण सांस्कृतिक स्रोत, पाषाण युग और NBPW सांस्कृतिक पुरातात्विक स्रोत बिहार में पाए जाते हैं। सो विकल्प ई उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले पढ़े जा सकने वाले अभिलेख किस सम्राट के समय के हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, ये अशोक के समय के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त राजा समुद्रगुप्त के बारे में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की, ये सही है। हरिसेन उनके दरबारी कवि थे, ये भी सही है। और हरिसेन के द्वारा लिखित एक अभिलेख है जो इलाहाबाद अभिलेख है, जिस स्तंभ शिलालेख है, जिसमें समुद्रगुप्त के विजय का विवरण मिलता है। तो हरिसेन उनके दरबारी कवि थे, ये सही है। संस्कृति को अपनी दरबारी भाषा घोषित किया, ये भी सही है। वो अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रवत नहीं थे, ये गलत है। और यही इस प्रश्न का सही आंसर है। वो अपने पड़ोसी राज्यों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो मित्रवत थे। सो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, संतों के सूफी साहित्य के लिए क्या मान्य नहीं है? विकल्प डी, दस्तूर उल उलमा जो है ये मान्य नहीं है। दस्तूर उल उलमा अधिकार और जिम्मेदारी, इसका मतलब होता है, दस्तूर उल उलमा का मतलब होता है भूराजस्व से संबंधित दस्तावेज। तो ये जो था ये संतों के सूफी साहित्य के लिए मान्य नहीं था। सो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में मुगल शासन के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले स्रोत कौन से हैं? विकल्प ई उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अकबरनामा, आलमगीरनामा, तुजुके बाबरी और तुजुके जहांगीरी, इन सभी पुस्तकों से, इन सभी रचनाओं से बिहार में मुगल शासन के बारे में जानकारी मिलती है। अकबरनामा की बात करें तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। आलमगीरनामा जो है ये मिर्ज़ा मुहम्मद कासिम साहब ने लिखा था। वहीं पर तुजुके बाबरी जो बाबर की आत्मकथा है, इसे बाबर ने खुद तुर्की भाषा में लिखा था, तो तुजुके बाबरी हो गई। और तुजुके जहांगीरी जिसे जहांगीर ने लिखा था। तो इन सभी पुस्तकों में बिहार में मुगल शासन के बारे में जानकारी मिलती है। सो विकल्प ई उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तुगलकाबाद उर्फ तिरहुत की स्थापना किस शासक ने की थी? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद उर्फ तिरहुत की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के प्रसिद्ध संत अहमद चेरमपोश के साथ किस शासक की बैठक हुई थी? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, फिरोज तुगलक की बैठक हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं,
घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो सबसे पहले घाघरा का युद्ध लड़ा कब गया था? तो घाघरा का युद्ध सबसे पहले 1527 में ये लड़ा गया था। और किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। सुल्तान मुहम्मद और बाबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और सुल्तान मारा गया था, यानी हार गया था। सो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार नामक इकाई स्थापित की गई थी? सो प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, शेर शाह के प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार नामक इकाई की स्थापना की गई थी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह सभ्यता जिसके कई वह सभ्यता जिसके कई शहरों की एक विशेषता दुर्गीकरण थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता थी जिसकी विशेषता जो थी वो दुर्गीकरण थी। सो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्तवासों को किसके साथ संबद्ध किया जा सकता है? विकल्प ए, आर्यों के साथ संबद्ध किया जा सकता है, ये इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेदों की बहुत सी बातें इस ग्रंथ के समान है। किस ग्रंथ के समान है? तो अवेस्ता ग्रंथ के समान है। और ये कहाँ का ग्रंथ है? तो ईरानी भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ है अवेस्ता। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही नहीं है? हैप्लॉइड, एक कोशिका में गुणसूत्रों के 2 सेट। गलत है, हैप्लॉइड जो है ये गलत है। एक कोशिका में गुणसूत्रों के 2 सेट नहीं, बल्कि एक कोशिका में गुणसूत्रों का एक सेट होता है। सो ये गलत है। आगे देखते हैं, कैरियोकाइनेसिस साइटोप्लाज्मा का विभाजन है, ये भी गलत है। और जो गलत होगा वो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो कैरियोकाइनोसिस जो है ये साइटोप्लाज्मा का विभाजन नहीं है। कैरियोकाइनोसिस में ये कोशिका विभाजन के दौरान नाभि का विभाजन है। अगर बात करें साइटोप्लाज्मा का विभाजन, तो साइटोकाइनोसिस जो है वो साइटोप्लाज्मा का विभाजन है, तो ये गलत है। अगला है, फेनोटाइप जो है ये जीव का चरित्र जो प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है, ये सही है। और टोनोप्लास्ट रितिका के आसपास की झिल्ली, ये भी सही है। सो विकल्प ई उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुवांशिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? सो थोड़ा सा इसको और ऊपर करके देखते हैं, वंशानुगत लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी तक हस्तांतरण अनुवांशिकी कहलाता है, ये विकल्प सही है। और पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है। सो जेनेटिक्स नाम डब्ल्यू वाटसन द्वारा 1905 में रखा गया था, ये विकल्प भी सही है। जोहान्स को अनुवांशिकी का जन्म यानी जनक के रूप में जाना जाता है, ये गलत है। जोहान्स को नहीं जाना जाता है, बल्कि जॉर्ज जोहान मेंडल को अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये जो विकल्प सी है ये गलत है। जॉर्ज जोहान मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर अनुवांशिकता पर सुझाव दिया। सो ये विकल्प भी सही है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये एक जो कथन है ये गलत है। सो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीन के कार्यात्मक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जीन के कार्यात्मक क्षेत्र को सिस्ट्रोन कहा जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पपीते के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? पपीते के खाने योग्य भाग को मोसोकार्प, विकल्प बी सही आंसर है, मोसोकार्प कहा जाता है। और पपीते के साथ साथ केला और आम जैसे फलों के खाने योग्य भाग को मेसोकार्प कहा जाता है। अगर बात करें बाकी के विकल्पों की, तो ताज़ा थैलेमस जो है सेव नाशपाती जैसे फलों के खाने योग्य भाग को ताज़ा थैलेमस कहा जाता है। अगर बात करें ताज़ा एरिल की, तो लीची जैसे फलों के खाने योग्य भाग को ताज़ा एरिल कहा जाता है, तथा अनानास और कटहल जैसे फलों के खाने योग्य भाग को पेरियंथ कहा जाता है। सो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जन्म दर क्या होती है? सो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, किसी दी गई जनसंख्या में जन्म के द्वारा व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि जन्म दर कहलाती है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोते समय लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाती है? आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाती है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, 5% कम हो जाती है। अगर बात करें आरबीसी की गणना की, तो आरबीसी की संख्या जो है किसमें मापी जाती है, किससे मापी जाती है? तो आरबीसी की संख्या जो है हेमोसाइटोमीटर के द्वारा मापी जाती है। हेमोसाइटोमीटर के द्वारा मापी जाती है आरबीसी की संख्या। सो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस चेचक का कारण बनता है? चेचक का कारण कौन सा वायरस? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, वेरियोला। विकल्प सी, वेरियोला वायरस के कारण चेचक
रोग होता है। सो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग नहीं है। तो विकल्प ए जो है टेटनस जो है ये प्रोटोजोआ के कारण नहीं होता है, बल्कि टेटनस बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। वहीं पर नींद की बीमारी, मलेरिया और काला जर जो है ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भिखारी ठाकुर को किस नृत्य शैली का जनक माना जाता है। सो भिखारी ठाकुर को विदेशिया नृत्य शैली का जनक माना जाता है और बिहार के लोगों का सबसे लोकप्रिय नृत्य विदेशिया है। सो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा और डैश के संगम पर स्थित सोनपुर वैशाली से 35 किलोमीटर दूर है। सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गंगा और गंडक के संगम पर, गंगा और गंडक के संगम पर स्थित सोनपुर वैशाली से 35 किलोमीटर दूर है। गंडक नदी यहाँ पे होगी। तो विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठ पूजा एक प्रमुख त्यौहार है जिसे किस भगवान या देवी की पूजा के लिए मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, सूर्य। इसमें छठ पूजा में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। सो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है और बिहार के लोगों का ये बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प अधिकांशतः नदी के तट पर पनपने वाले खरपतवार पर आधारित है। सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, सिक्की का काम। यह एक प्रकार का घास होता है जिसका उपयोग बिहार की महिला कलाकारों के द्वारा सुंदर खिलौने और घरों के सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहार राज्य में बोली जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर है अंगिका और वजिका जो बोलियां हैं ये बिहार राज्य में बोली जाती हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। उपयुक्त, ठीक है, विकल्प ई इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष से आरबीआई ने बैंकों को उनके सीआरआर पर ब्याज आय का भुगतान करना शुरू किया। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प सी है, 1999 से 2000 के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष आरबीआई द्वारा व्यक्तियों को भी सरकारी प्रतिभूति बाजार में भाग लेने की अनुमति दी गई। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, 2016-17 में। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, सरफेसी अधिनियम जिसे कहा जाता है, पारित किया गया था। ये कब पारित किया गया था। तो यह 2002 में पारित किया गया था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यों को सांविधिक अनुदान किसकी सिफारिश पर दिया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, भारत के वित्त आयोग के अनुदान पर यह दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपात लगाने के अधिकार को भारत के एक निर्दिष्ट हिस्से तक सीमित किया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, राष्ट्रपति भारत के राष्ट्र अर्थात राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को डैश वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। कितने वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है। सो इस प्रश्न में एक एक करके विकल्पों को पढ़ते हैं। वह 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है, ये सही है। पूछा गया कौन सही नहीं है। सो विकल्प ए जो है ये सही है। वह अपने 5 वर्ष की अवधि से अधिक पद धारण नहीं कर सकता, ये गलत है। अधिक पद धारण कर सकता है। वह फिर से चुनाव के लिए योग्य है, बिल्कुल सही है। अगला कथन है, वह कितने भी कार्यकाल के लिए चुने जा सकते हैं, ये भी सही है। सो विकल्प बी जो है ये सही नहीं है और यह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सो विकल्प बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी केंद्रीय मंत्री सभी गलतियों एवं कृत्यों के लिए डैश के प्रति संयुक्त जिम्मेदार होते हैं। किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। और यह किस में लिखा गया है। तो यह आर्टिकल 75 में ये दिया गया है। आर्टिकल 75 में ये वर्णित है।
ठीक है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था कि मंत्रिमंडल राजनीतिक गुंबद की आधारशिला है? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, लोवेल ने कहा था। लोवेल ने कहा था कि मंत्रिमंडल जो है राजनीतिक गुंबद की आधारशिला है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति को सुपर कैबिनेट के रूप में वर्णित किया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, राजनीतिक मामलों की समिति को सुपर कैबिनेट के रूप में वर्णित किया जाता है और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। सो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अब तक कितने प्रशासनिक सुधार आयोग स्थापित किए जा चुके हैं? अब तक 2 प्रशासनिक सुधार आयोग स्थापित किए जा चुके हैं। और ये कब कब हुआ था? तो पहला 1966 में हुआ था और दूसरा जो है वो 2005 में हुआ था। तो 2 बार ये प्रशासनिक सुधार आयोग स्थापित किए जा चुके हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक कौन है? तो एक दिल्ली है और दूसरा जम्मू कश्मीर है। विकल्प बी और डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद सत्र के 17वां के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आसान सवाल है, राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जब समय की कमी के कारण किसी विधेयक या संकल्प के बिना चर्चा वाले खंडों को भी चर्चा वाले खंडों के साथ मतदान के लिए रखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सो उसे गिलोटिन क्लोजर कहा जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है, गिलोटिन क्लोजर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था? किसकी सिफारिश पर? सो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प बी है, एक वर्ष समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। 1921, अगर बात करें एक वर्ष समिति जो 1921 की सिफारिश पर 1921 की सिफारिश हुई थी और 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। फिर 2017 में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। तो अब आम बजट और रेल बजट मिलाकर एक ही बजट भारत में पेश किया जाता है। तो ये अलग कब हुआ था? 1921 में सिफारिश की गई थी, समिति की स्थापना पे सिफारिश की गई थी और 1924 में इसको अलग कर दिया गया था, लेकिन फिर 2017 में केंद्र सरकार के द्वारा इसे एक में कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प ए है, एक वर्ष समिति के द्वारा रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित निधि का प्रावधान करता है? संचित निधि का प्रावधान करता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, क्रमशः इनमें कितने विषय हैं ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, संघ सूची में 100 विषय हैं, ठीक है, राज्य सूची में 61 विषय, वहीं पर समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। सो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूरे देश में समकालीन जनगणना किस वर्ष से हो रही है? इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प सी लग रहा है, 59 का सी होगा, सही होगा, 1881 से किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना था? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ये 914 था, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 914 थी। सो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 48.50% है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ संयुक्त रूप से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान FGFA बना रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, रूस के साथ बना रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके साथ भारत ने कॉमकासा समझौते पर हस्ताक्षर किए? कॉमकासा समझौते पर हस्ताक्षर किया है, किसके साथ यह हस्ताक्षर हुआ है? सो अमेरिका के साथ, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है, अमेरिका के साथ यह समझौता किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूरस्थ शिक्षा के लिए बनाए गए उपग्रह इडुसैट को निम्नलिखित में से किस कक्षा में छोड़ा गया है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी,
भूस्थैतिक कक्षा में छोड़ा गया है और ईडूसैट को इसी का एक दूसरा नाम है जिसको GSAT-3 के नाम से भी जाना जाता है। सो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, परमाणु कक्षाओं के रैखिक अतिव्यापन से बंधा एक बंध सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोने और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे भारी गैस है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, रेडॉन जो है ये सबसे भारी गैस है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस को हास्य गैस कहा जाता है? किस गैस को हास्य गैस? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड्डी में फास्फोरस होता है, यह कितना प्रतिशत उपस्थित होता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, हड्डी में फास्फोरस 8% उपस्थित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पिट, लिग्नाइट और बिटुमिनस निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? ये कोयला के प्रकार हैं और इसके अलावा एक और भी प्रकार होता है, मतलब कोयला के 4 प्रकार होते हैं, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एक और प्रकार होता है जिसको एंथ्रेसाइट कहा जाता है। तो ये सभी कोयला के प्रकार हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। पारा जिसको मरकरी कहा जाता है, मरकरी का चिन्ह क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, Hg जो है ये मरकरी का चिन्ह है, जबकि वहीं पर Sn जो है ये टीन का चिन्ह है। टीन, Sn जो है ये टीन का है। Ag जो है ये चांदी का है, चांदी का है। और Au जो है ये सोना का है, आसान है, सोना का है। सो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, इन्वर्टेज जो है, इन्वर्टेज एंजाइम जो है ये ग्लूकोज और मतलब इन्वर्टेज एंजाइम जो है ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। सो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन काल की सप्त धातुओं में शामिल नहीं है? सप्त धातुओं में शामिल नहीं है। विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि प्राचीन काल के जो सप्त धातुएं थी, सप्त धातु मतलब 7 धातु, उन 7 धातुओं में ये शामिल है, सभी शामिल है, चांदी, सोना, तांबा और पारा। इनके अलावा 3 धातुएं और थी, वो 3 धातुएं कौन कौन थी? तो एक सीसा, दूसरा टीन और तीसरा एक था जिसको लोहा कहा जाता है, लोहा है। ठीक है, तो सप्त धातुओं में कौन है? चांदी, सोना, तांबा, पारा, सीसा, टीन और लोहा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम एक सतह के अंदर आवेश और विद्युत प्रवाह के बीच संबंध की व्याख्या करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, गॉस का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत ऊर्जा की SI इकाई क्या है? सो विद्युत ऊर्जा की SI इकाई जो है ये जूल है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, टेस्ला जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।